गुड आफ्टरनून। जैन रोजगार क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि 71वीं बीपीएससी परीक्षा देने के लिए हर विद्यार्थी हर स्तर पर अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने की स्थिति में होंगे। हमें विश्वास है कि आपकी तैयारी पूरे आत्मविश्वास के साथ पूरी हो चुकी होगी। जैन रोजगार क्लासेस विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी लंबी अवधि से करा रही है और भारी सफलता भी अर्जित की है। जैन रोजगार क्लासेस यह चाहती है कि जो उनके पास अनुभव है, जो विशेषज्ञता प्राप्त है, वह 71वीं बीपीएससी विद्यार्थियों की लिए भी दी जाए। इसी स्थिति को देखते हुए जैन रोजगार क्लासेस आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज लाया है और इस सीरीज के अंतर्गत मैं एल.के. झा आपके बीच हिस्ट्री विषय, विशेष रूप से बिहार की हिस्ट्री, जहां से आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछी जाती है, आप उस प्रश्न का उत्तर देने में असहज भी अनुभव करते हैं, तो हम कुछ ऐसे प्रश्न लाए हैं जिसे आप एक नज़र अवश्य देखें और मुझे विश्वास है कि इससे आपको निस्संदेह 13 सितंबर को जो परीक्षा आयोजित हो रही है उसमें आप बैठने जा रहे हैं, निस्संदेह आपकी सफलता में कहीं न कहीं यह सहयोगी बन जाए। कर्नट, पहला आपसे हम प्रश्न रखे हैं कि कर्नट वंश के संस्थापक कौन है? तो नान्यदेव। जैसा कि जानते हैं 1097 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की गई। सिमरावगढ़ इस वंश की राजधानी थी। 1324-25 तक यह वंश एक बड़े ही महत्वपूर्ण वंश के रूप में बिहार में अपनी उपस्थिति दर्ज की थी। दूसरा प्रश्न है कि बिहार में प्रथम मुस्लिम विजेता कौन है? तो बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी नदिया पर अधिकार किया। उस समय सेन वंश के अंतिम शासक लक्ष्मण सेन था। जैसा कि जानते हैं बख्तियार खिलजी को बिहार बंगाल में मुस्लिम राज के संस्थापक माना जाता है। इसे नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के विध्वंसक भी माना जाता है। तो ये बख्तियार खिलजी बिहार बंगाल में मुस्लिम राज के संस्थापक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के एक सहयोगी था, एक सेनापति था। नदिया पर इन्होंने जब विजय प्राप्त किया उस समय नदिया में सेन वंश के अंतिम शासक लक्ष्मण सेन शासन कर रहा था। बख्तियार खिलजी को ही नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने का भी जिम्मेवार माना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दिया, जो लंबी अवधि तक आग से पूरे जो पुस्तक थी उसको नष्ट कर दिया गया। जैसा कि नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी द्वारा ही नष्ट किया गया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का भी ध्वस्त करने का जिम्मेवार बख्तियार खिलजी को ही माना जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम
जिसे महागोविंद गुप्त के नाम से भी जाना जाता है, तो कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जिसमें हर्ष और पाल वंश के जैसे शासकों द्वारा काफ़ी सहयोग दिया गया, जिस कारण ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था बन गई थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी ध्वस्त करने का जिम्मेवार बख्तियार खिलजी को ही माना जाता है। जिस विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल द्वारा किया गया था, और यह विश्वविद्यालय भी अपने समय में काफ़ी ख्याति अर्जित की। बौद्ध धर्म के ब्रजियान शाखा के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय को जाना जाता था। अब हम लोग चौथा प्रश्न को देखें कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो 1855-56 में 30 जून 1855 को 30 जून 1855 को भगनी डी से कन्हो, सिद्धो, चांद, भैरव, फूलो एवं झानो मुर्मूर भाई बहनों ने प्रारंभ किया था। संथाल विद्रोह ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारत में सबसे सशक्त हिंसक विद्रोह करने वाला यदि कोई था तो वह जनजातियों, और इन जनजातियों में सबसे सशक्त सबसे हिंसक विद्रोह संथाल विद्रोह था, जो 1855-56 में घटित हुई। दमन एको नाम के क्षेत्र में जहां यह रहते थे, विभिन्न प्रकार के शोषण के विरुद्ध हुआ। और जैसा कि जानते हैं कि संथाल विद्रोह में लगभग 15,000 संथालियों की या जनजातियों की मरने की संभावना व्यक्त की गई है। 30 जून 1855 को भगनीडीहा से यह विद्रोह शुरू हुआ, जिसमें 4 भाई और 2 बहन, यानी 4 भाई और 2 बहन ये सबसे महत्वपूर्ण नायक के रूप में उभरा था। सिद्धू, कन्नो, भैरव और चांद, फूलो और झानो, मुर्मूर, ये सभी मुर्मूर बंधु और बहनें हैं, जिन्होंने अपनी योग्यता, अपनी सशक्त शौर्य चक्र की इन्होंने परिचय दी। संथाल विद्रोह को 1857 के सैनिक विद्रोह, भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का पूर्वगामी भी माना जाता है। यह भारत में सबसे हिंसक विद्रोह थी, जिसकी चर्चा कार्ल मार्क्स जैसे समाजवादी विद्वानों ने भी नोट्स ऑफ इंडिया में इसकी चर्चा की है। तो ये संथाल विद्रोह बहुत ही हिंसक, भारत के सबसे हिंसक विद्रोह थी। 1855-56 में हुआ था। 30 जून 1855 को भगनीडीहा से इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी। चलिए अब हम लोग देखें, एक प्रश्न है, फिर ये झारखंड यानी जनजाति से ही संबंधित है। बिरसा मुंडा को सोए हुए पकड़ा गया। तो ये 3 फरवरी 1900 ईस्वी को इन्हें पकड़ा गया, और 9 जून 1900 ईस्वी में इनकी मृत्यु संदेहास्पद स्थिति में रांची जेल में हो गया। जेल में हो गई।
बिरसा मुंडा जिनका जन्म जैसा कि जानते हैं कि 15 नवंबर 1875 को हुआ था। इनके जन्मदिन पर झारखंड दिवस मनाया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी जनजाति विद्रोह भारत में हुआ, उसमें सबसे संगठित प्रभावशाली विद्रोह बिरसा मुंडा विद्रोह था। जो बिरसा मुंडा आंदोलन 1894 से 1900 ईस्वी के बीच चलाया गया, और बिरसा मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 के बीच चलाया गया। 24 दिसंबर 1899 को बिरसा ने हिंसक विद्रोह का शुरुआत किया, और इन्हें अंत में सोए हुए अवस्था में चक्रधरपुर के पास इनको बंदी बनाया गया, और फिर इन्हें जेल में रख दिया गया, जहां डायरिया के कारण संदेहास्पद स्थिति में 9 जून 1900 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। क्योंकि जब इन्हें बीमारी हुआ तो उसका समुचित इलाज ब्रिटिश सरकार ने नहीं की, जिसके कारण बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। तो निसंदेह ब्रिटिश सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। बिरसा मुंडा को धरती आबा ईश्वर, पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार आदिवासी लोग मानते रहे हैं। तो बिरसा मुंडा सोए हुए अवस्था में 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बंदी बनाए गए थे। अब हम छठे प्रश्न को देखें कि 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, जो भारत के सबसे बड़े किसान नेता थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती के प्रयास से अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई, जिसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती हुए, और एन.जी. रंगा प्रथम महासचिव बनाया गया। एन.जी. रंगा जो किसान के बहुत बड़े लीडर आंध्र प्रदेश के रहे, यह किसानों के लिए किसान विद्यालय की भी स्थापना इन्होंने की। स्वामी सहजानंद सरस्वती जिनका जन्म जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में हुआ था, लेकिन इन्होंने बिहार के पटना के बिहटा में सीताराम आश्रम की स्थापना, और फिर 1928 में किसान सभा की स्थापना बिहार में, और 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। यानी बिहार में इन्होंने बड़ी सक्रिय भूमिका निभाने का प्रयास किया, और फिर इन प्रयास से इनकी ख्याति बढ़ती गई। जवाहरलाल नेहरू भी 1936 में स्थापित लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा में समर्थन दिया था। सातवां प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ दिया जब उनकी परीक्षा की केवल 20 दिन बाकी थी? तो यह जयप्रकाश नारायण के बारे में कहा गया है, जो पटना कॉलेज के छात्र थे। जैसा कि आप जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण असहयोग आंदोलन 1920 में जब पटना कॉलेज के एक छात्र थे, जिनकी परीक्षा की तिथि निर्धारित थी, मात्र 20 दिन बाकी थी, लेकिन देशभक्ति के लिए अपने कैरियर को, अपने शिक्षा को तिलांजलि देने वाले जयप्रकाश नारायण, जो पटना कॉलेज के छात्र थे, 20 दिन मात्र परीक्षा की बाकी थी, इन्होंने त्याग पत्र दे दिया और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद गए। यही जयप्रकाश नारायण जो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के भारत में जब सभी या अधिकांश कांग्रेसी नेता, बड़े कांग्रेस नेता जेल में थे, उस समय इन्होंने पूरे देश में एक चर्चा का विषय बनकर उभरे थे, और आज़ाद दस्ता की स्थापना इन्होंने नेपाल के
बिलास जंगल में रहकर की थी। जैसा कि आप जानते हैं कि दीपावली के रात्रि में 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से अपने साथियों के साथ दीवार फांदकर रस्सी वगैरह किसी चीज़ सहयोग से ये दीवार फांदकर ये लोग जेल से फरार होने में सफल हुए थे। 8वां प्रश्न है, भारतीय क्रांति की जननी यानी क्रांतिकारियों की माता, ये मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। भिखाजी कामा ये भारत में क्रांतिकारियों की माता कहलाती है, जिन्होंने अपने विचारों से, अपने कार्यों से पूरे भारत में नारी जगत को एक नया स्थान दिया। स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की अहम भूमिकाओं की प्रारंभिक दौर में मैडम भिखाजी कामा का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा। जैसा कि आप जानते हैं कि स्टुटगार्ट में 1907 में सर्वप्रथम भारत के झंडा विदेशों में फहराने में सफलता पाई थी। इन्होंने पेरिस से 1909 ईस्वी में पेरिस से वंदे मातरम नाम से भी समाचार पत्र भी इन्होंने निकाली। ये भारतीय स्वतंत्रता में विशेष रूप से क्रांतिकारी विचार लाने में एक प्रेरणा की स्रोत के रूप में इन्हें जानी जाती है। 9वीं प्रश्न है, दक्षिण भारत के मंदिरों में आकर्षक द्वार को क्या कहलाता था? तो गोपुरम। द्रविड़ शैली में गोपुरम का विशिष्ट स्थान था। गोपुरम का विशिष्ट स्थान है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैली रही है, नागर, द्रविड़ और बेसर। बेसर शैली में नागर और द्रविड़ दोनों शैली की मिश्रण रही है। तो दक्षिण भारत के मंदिर निर्माण में द्रविड़ शैली में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी और वह थी गोपुरम, प्रवेश द्वार। मंदिर के जो प्रवेश द्वार होते थे वह बहुत ही अलंकृत और बहुत ही भव्य बनाया गया। इसी को गोपुरम कहा जाता था। कल्याण मंडप वह स्थान जहाँ जो है मुख्य प्रतिमा को स्थापित किया जाता था। परिदक्षिणा पथ जिनके चारों ओर घूमने की जो रास्ता होती थी प्रांगण में, उसे परिदक्षिणा पथ कहा जाता था। 10वां प्रश्न है, स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा कौन सी पत्रिका निकाली गई? तो हुंकार। ये हुंकार पत्रिका ये हुंकार पत्रिका किसानों की आवाज बन गई थी। जैसा कि आप जानते हैं कि सहजानंद सरस्वती द्वारा हुंकार पत्रिका निकाला गया, जो किसानों की आवाज़ थी और ये किसानों की समस्याओं को रखी जाती थी, जिसमें कौन कौन सी समस्याएं थी किसान की और उस समस्याओं को किस प्रकार निदान की जा सकती है, किस प्रकार से उसको बढ़ाया जा सकती है, किसानों को किस प्रकार अधिक सक्रिय बनाए रखना और स्वतंत्रता आंदोलन में भी उनका सहयोग लेना, इन सभी बातों को ये हुंकार पत्रिका के द्वारा बड़ी ही सहज रूप में रखने का प्रयास किया। हुंकार पत्रिका से यशपाल आदि कई महत्वपूर्ण, राहुल संकीर्तियान आदि भी कई महत्वपूर्ण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के बड़े बड़े विद्वान भी इससे जुड़े हुए थे। 11वां प्रश्न है कि मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मेगास्थनीज की पुस्तक जो है इंडिका में भारतीय समाज को
भारतीय समाज को व्यवसाय के आधार पर 7 भागों में मेगास्थनीज ने बांट दिया। स्पष्ट है कि भारतीय समाज को नहीं समझ सका। जैसा कि आप जानते हैं, सेल्यूकस निकेटर यूनान के दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पाटलिपुत्रा में मेगास्थनीज लगभग 5 वर्षों तक रहा था। इंडिका नाम की एक पुस्तक लिखी, हालांकि मूल पुस्तक नहीं मिलती है, लेकिन उस पुस्तक के जो विभिन्न अंश अन्य पुस्तकों में लिखी गई है, उसके आधार पर भारतीय समाज को उन्होंने 7 वर्गों में बांट दिया था। जैसा कि आप जानते हैं कि इनकी जो बंटवारा की गई थी, यह निश्चित ही व्यवसाय के आधार पर थी, उनके क्रियाकलापों के आधार पर थी। तो इसमें यह हम कह सकते हैं कि निसंदेह वह भारतीय समाजों को नहीं समझ पाए, क्योंकि वह सोफिस्ट यानी दार्शनिक यानी ब्राह्मणों को, दार्शनिक को एक उन्होंने समाज का एक वर्ग बना दिया। उसी प्रकार उन्होंने अहीर को, सैनिकों को, शिल्पकारों को, श्रमिकों को, निरीक्षक यानी ऑफिसर को और सभासद एवं मंत्रियों को, इन सभी को उन्होंने अलग अलग विभाग, अलग अलग जाति बता दिया। भारतीय समाज में इन्होंने समाज को 7 वर्ग में बांट दिया। तो ये बंटवारा निश्चित ही उनकी क्लासिफिकेशन जो थी वह एक व्यवसाय के आधार पर थी, उनके कार्यों के क्रियाकलापों के आधार पर थी। स्पष्ट है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाजों को समझने में असफल रहा। जैसा कि मेगास्थनीज का कहना है कि भारतीय समाज में दास प्रथा नहीं थी, जबकि हम जानते हैं कि भारत में दास प्रथा प्राचीन काल से थी। कौटिल्य ने भी 9 प्रकार के दास प्रथा की चर्चा की है। हम ये बताना चाहेंगे कि मेगास्थनीज भारतीय समाज को नहीं समझ पाया। हम ये भी बताना चाहेंगे कि मौर्य प्रशासन पर सबसे अधिक जानकारी हमें चाणक्य की अर्थशास्त्र से मिलती है, लेकिन नगर प्रशासन, मौर्य वंश की नगर प्रशासन पर सबसे अधिक जानकारी हमें इंडिका से ही मिलती है। 13वां प्रश्न देखें कि 1913 ईस्वी में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? तो अनुशीलन समिति की एक शाखा का अपना सचिंद्रनाथ सन्याल ने किया था, और ये शाखा बिहार में काफी चर्चित रही। क्रांतिकारी संगठन थी, यह क्रांतिकारी संगठन थी। सचिन सन्याल द्वारा 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित की गई। जैसा कि आप जानते हैं कि अनुशीलन समिति की 500 से अधिक शाखाएं भारत में स्थापित की गई थी, जिसमें बंगाल या पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक थी, लेकिन अन्य जगह पर भी इनकी शाखा स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है कि 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा की स्थापना किसने की थी? तो किसान सभा की स्थापना जो 1922-23 में की गई थी, यह किसान सभा की स्थापना में श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबेर शाह इन दोनों का योगदान था। इसलिए आंसर आपका हो जाएगा डी। किसान सभा, भारत में बहुत सारी किसान सभा की स्थापना की गई, जैसा कि आप जानते हैं अलग अलग क्षेत्र में की गई। 1928 में सदानंद सरस्वती द्वारा जो बिहटा में किसान सभा की स्थापना की गई वह बड़ी ही महत्वपूर्ण मानी गई, और 1929 में सोनपुर मेला के दौरान जो है सोनपुर में स्वामी सदानंद सरस्वती द्वारा बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई। हालांकि उससे पहले भी क्षेत्रीय स्तरों पर भारत में और बिहार में अनेक किसान सभा की स्थापना की गई, जिसमें 1922-23 के बीच में मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबेर शाह द्वारा किसान सभा की स्थापना की गई, जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी और बहुत ही सक्रिय रूप में यह अपने कार्यों का संपादन कर रही थी। जैसा कि जानते हैं कि 1919 से 1922 के बीच में एक
बड़े ही संत स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में बिहार के तिरहुत क्षेत्र, मिथिला क्षेत्र में, विशेष रूप से दरभंगा मधुबनी क्षेत्र में स्वामी विद्यानंद द्वारा दरभंगा महाराज के विरुद्ध, उनके टैक्स सिस्टम के विरुद्ध, उनके वन कानून के विरुद्ध, अन्य जो इनकी समस्या किसान की थी उसको लेकर एक बड़ा आंदोलन, असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद सरस्वती द्वारा भी चलाया गया था, वह मधुबनी दरभंगा क्षेत्र में। 15वां प्रश्न है, 1934 में बनी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सचिव जो थे वह जयप्रकाश नारायण थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इसके प्रथम अध्यक्ष जैसा कि आप जानते हैं कि इसके जो ये बनाया गया था, इसका उद्देश्य था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के द्वारा, यानी कांग्रेस के अंदर समाजवादी विचारधारा को रखना इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। और आचार्य, इसके प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। जैसा कि आप जानते हैं कि आचार्य नरेंद्र देव कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जो थे वह आचार्य नरेंद्र देव थे। और इसके प्रथम सचिव कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम सचिव जयप्रकाश नारायण। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम सचिव जयप्रकाश नारायण और अध्यक्ष नरेंद्र देव थे। हाँ, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 ईस्वी में बनाई गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र देव थे। जैसा कि जानते हैं 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की भी स्थापना की गई थी। राम वृक्ष बेनीपुरी भी महत्वपूर्ण थे। जैसा कि जानते हैं कि 1931 में बिहार में जो स्थापित किया गया था बिहार सोशलिस्ट पार्टी, जिसमें राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगा नारायण आदि का महत्वपूर्ण योगदान था। 16वें प्रश्न है, बिहार में 1937 में गठित प्रथम अखिल भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद यूनिस, जिन्होंने 1 अप्रैल 1937 से 19 जुलाई 1937 तक ये मंत्रिमंडल गठित किए थे। और ये मंत्रिमंडल 1935 के एक्ट के अधीन, जो 1937 में भारत में चुनाव हुआ था, उस चुनाव के अधीन पहला मंत्रिमंडल मोहम्मद यूनिस ने गठित किया था। उस समय बिहार या किसी राज्य के मुख्यमंत्री को जो है प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो इस प्रकार भारत के प्रथम प्रधानमंत्री 1935 के एक्ट के अधीन 1937 में 1 अप्रैल से 19 जुलाई 1937 तक रहने वाला मोहम्मद यूनिस था। लेकिन चूंकि इनकी बहुमत नहीं थी, उससे पहले कांग्रेस की बहुमत बिहार में मिली थी। जैसा कि आप जानते हैं कि 11 राज्यों के चुनाव में 5 में पूर्ण बहुमत, 1 में लगभग बहुमत की स्थिति। इसके अतिरिक्त 2 अन्य राज्यों में, यानी ऑल ओवर कांग्रेस ने 1937 के प्रांतीय चुनाव में 8 राज्यों में सरकार बनाने में सफल रही। बिहार में पूर्ण बहुमत मिली थी। श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार थे, लेकिन वहाँ एक आश्वासन चाहते थे कि राष्ट्र सूची के विषय पर कोई हस्तक्षेप गवर्नर जनरल या गवर्नर नहीं करेंगे, लेकिन यह आश्वासन नहीं मिली। तो अंततः इन्होंने मंत्रिमंडल बनाने से इनकार कर दिया। और इस स्थिति में मोहम्मद यूनिस, जो बहुमत में नहीं थे, अल्पमत में थे, लेकिन वे सरकार बनाए, लेकिन वह बहुमत साबित नहीं कर पाए। अंततः गवर्नर ने इस बात की संकेत दिया श्री कृष्ण सिंह को कि सामान्यतः आपके कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं की जाएगी। तो फिर 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन हुआ।
17वां प्रश्न है, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो लॉर्ड मिंटो, मार्लो मिंटो। ये सुधार जो भारत परिषद एक्ट 1909 जो आया था, इसमें अलग निर्वाचन मंडल, इसमें जो अलग निर्वाचन मंडल मुसलमानों को दे दिया गया, अलग निर्वाचन मंडल, वास्तव में भारत परिषद एक्ट 1919 के द्वारा, जिसे मार्लो मिंटो सुधार कहते हैं, इसके द्वारा मुसलमानों को अलग निर्वाचन मंडल देना भारत में सांप्रदायिकता का औपचारिक रूप से बीजरोपण कर दिया गया। हालांकि फूट डालो शासन नीति 1857 के बाद जो है अंग्रेज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई। 1875 में एंग्लो ओरिएंटल मोहम्मडन कॉलेज से इसे औपचारिक रूप दिया गया। भारत में सांप्रदायिकता का जन्मभूमि जो है अलीगढ़ को माना गया है, लेकिन आगे चलकर इसे एक औपचारिक रूप देना, ऑफिशियल रूप देने का काम मार्लो मिंटो सुधार भारतीय परिषद एक्ट 1909 के द्वारा दिया गया, जिसमें जैसा कि मार्ले ने कहा था कि हम एक ऐसा दंत बो रहे हैं जो जिसका जो है एक ऐसा विष बो रहे हैं जिसका दंत जो होगा बहुत ही घातक होगा, यानी परिणाम बहुत ही खतरनाक होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि गांधी जी, महात्मा गांधी ने भी यह मान लिया कि मार्लो मिंटो सुधार ने भारत का सर्वनाश कर दिया, यानी पृथक निर्वाचन मंडल जो दे दिया गया मुसलमानों को 1909 के एक द्वारा, जिसे कांग्रेस ने 1916 में क्षणिक मुस्लिम लाभ के लिए स्वीकार कर लिया, इससे मनोवृत्ति बढ़ते गई। जैसा कि आरसी मजूमदार का कहना है कि 1916 में जो कुछ हुआ वही 1916 में हुआ वही 30 साल बाद एक पाकिस्तान देश के निर्माण के रूप में हुआ। यानी कांग्रेस ने 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में उसे स्वीकार करके भी बहुत बड़ा गलती कर दी। तो मार्लो मिंटो सुधार यानी मार्लो को इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह माना है जिसमें किसी भी प्रकार की संदेह नहीं की जा सकती है। बंगाल बिहार में भूमि किराएदार के लिए टेनेंसी एक्ट जो है 1885 में आया गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि 1886 और 1887 में भी टेनेंसी एक्ट लाया गया, जिसके द्वारा अवध और पंजाब क्षेत्र में भी टेनेंसी एक्ट लाया गया। काश्तकारी सुधार अधिनियम द्वारा किसानों की जमीन को स्वामित्व देने का प्रयास किया गया 1885 में बंगाल में, फिर अवध और पंजाब में 1886-87 में टेनेंसी एक्ट के द्वारा यह अधिकार देने का प्रयास किया गया था। चलिए अब हम लोग 19वां प्रश्न को देखें, किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाया? तो जैसा जानते हैं श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में 20 जुलाई 1937 को प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल बना था, बिहार में बना था। जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेसी मंत्रिमंडल बिहार में पहला बनाया गया था मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में, जो पूरे देश में पहला प्रीमियर बना था। प्रीमियर यानी प्रधानमंत्री बने थे। उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, लेकिन उनकी बहुमत नहीं थी और न बहुमत साबित कर सके। फिर इस प्रकार 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन बिहार में किया गया। श्री कृष्ण सिंह जो है राजनीतिक बंदियों के लेकर अपने मंत्रिमंडल से त्याग पत्र भी दे दिए थे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि राजनीतिक बंदियों की प्रश्न पर ये गवर्नर से मतभेद होने के कारण आगे चलकर त्याग पत्र भी दिए थे। फिर जब राजनीतिक बंदियों पर मामला सुलझ गया तो फिर इन्होंने मंत्रिमंडल बना लिया। तो इस प्रकार श्री कृष्ण सिंह अपने सत्ता से अधिक अपने देश की जो है भक्ति के प्रति, यहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति अपनी समर्पण का भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। बिहार के श्री कृष्ण सिंह जो है प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में
जाने जाते हैं। इन्हें बिहार केसरी के रूप में भी जाना जाता है। अनुग्रह नारायण भी इनके बहुत ही सहयोगी रहे हैं। बिहार के प्रारंभिक मंत्री में जो है इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। 20वां प्रश्न है, बिहार के चंपारण सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य जैसा कि आप जानते हैं नील की खेती से मुक्ति पाना था। जैसा कि आप जानते हैं कि 1867 में चंपारण के किसानों से एक अनुबंध कराया गया था। एक अनुबंध जिसके द्वारा क्या हुआ था कि 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य थी। जैसा कि आप जानते हैं कि नील विद्रोह 1859-60 में बंगाल में हो चुकी थी और सेनेटकर के नेतृत्व में बंगाल में जो किसान नील आयोग बनाया था, वहां बंगाल में किसान को नील खेती करने से मुक्त कर दिया गया। फिर ये अनुबंध अलग अलग किया गया। तो इस आधार पर 1867 में बिहार में भी चंपारण किसानों से एक अनुबंध किया गया, लेकिन इस अनुबंध के काफ़ी शोषण बढ़ते गया, किसानों की समस्या बढ़ती गई, ज़मीन उससे बंजर होती थी। और जबकि जैसा कि आप जानते हैं कि नील की खेती कृत्रिम रूप से जर्मनी में बनना शुरू हो गई थी, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कीमत कम थी। साथ में इनसे अवकाश विभिन्न प्रकार के अवैध वसूली भी की जाती थी। इस प्रकार हर स्तर से किसानों की समस्याएं बढ़ती जा रही थी। मोहम्मद मुनीस नाम के व्यक्ति एक दुखी आत्मा नाम से वह बार बार समाचार पत्रों में किसानों की समस्याओं को उठाते रहे और अंततः 1916 में जैसा कि आप जानते हैं कि लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में राजकुमार जैसे जो बहुत ही महत्वपूर्ण चंपारण के लीडर है, वह गांधी से इस चंपारण किसानों की समस्याओं को लेकर अवगत कराएं और अंततः गांधी जी द्वारा अप्रैल 1917 में चंपारण आकर किसानों की समस्याओं का निदान करने के लिए जन आंदोलन सत्याग्रह शुरू किया गया। तो भरतियाहावा गांव के एक किसान लीडर राजकुमार शुक्ल के प्रयास से गांधी जी बिहार आते हैं और बिहार में ही गांधी जी भारत का पहला सत्याग्रह शुरू करते हैं। तो इस प्रकार किसानों की समस्याओं से मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं। तो एफडी सलाई के नेतृत्व में चंपारण कृषक राहत समिति बनाई जाती है। गांधी जी भी, हरिहर प्रसाद आदि भी, नारायण भी आदि भी इसके सदस्य बनते हैं। और जैसा कि जानते हैं 1 मई 1918 से जो 3 कठिया पद्धति थी, ये 1 बीघा में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य है, वह समाप्त कर दिया गया। तो प्यारे छात्र छात्राओं, जैन रोजगार क्लासेस के तरफ से आप सबको शुभकामना है कि आप लोग सफलता पाएं। हमारी जो है हार्दिक यह इच्छा है और जैन रोजगार क्लासेस के तरफ से जो भी आपके लिए प्रयास की गई है, उस प्रयास में हमें विश्वास है कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपकी सफलता में सहयोगी बनेगा। धन्यवाद।